हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेई 2023 के मेंस के सेशन में। हम इस सेशन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं रिलेटेड टू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और ये सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स जो कि एसएससी से हायर लेवल पर है। और वहाँ के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा एसएससी से थोड़ा टिपिकल जो है वो अलग हो जाता है, और लेवल भी जो है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। और ऐसे क्वेश्चंस जिनमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत ज्यादा पड़े, क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग बने, जिनका हमारे पास लेवल एक्सपेक्ट किया जा सकता है एसएससी के पेपर में, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बैच में। और ऐसा ही बैच हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन पर भी लॉन्च है। आप इसी बैच को जो है एनरोल भी कर सकते हैं बाय डायरेक्टली विजिटिंग दी एप्लीकेशन, जिसमें कि आपको एसएससी जेईई मेंस 2022 के लिए प्रैक्टिस और रिवीजन बैच मिल रहा होगा, जहां पर आपको रिवीजन के लिए जो सब्जेक्ट्स का क्विक रिवीजन सेशंस हमने लिए हैं वो सारे आपको यहां पर मिल रहे होंगे। इसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही होगी, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे होंगे, जो कि आपके पास ऐसे ही गेट और ईएसी लेवल तक के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। वहीं पर आपको इन सारे सेशंस की पीडीएफ मिल रही होगी। तो गो एंड डाउनलोड दी एप्लीकेशन और साथ में कोर्स को एनरोल करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इस सेशन में। सो इन टुडेज सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जहां पर हम इन द सेकंड लेक्चर हम क्वालिटी पैरामीटर्स पर बात कर रहे हैं, और साथ में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पर जो है वो हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन है हमारे पास, a sample of groundwater at a pH of 7 contains 122 mg per liter of bicarbonates. What is the alkalinity of this water in terms of CaCO3? देखो कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए कि जो एल्कलिनिटी है हमारे पास, ये एल्कलिनिटी होती है हमारे पास CO3 2 माइनस की वजह से, HCO3 माइनस की वजह से, और OH माइनस की वजह से। ये हमारे पास मेजर है जो एल्कलिनिटी कॉज करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी पानी के पीएच के बारे में जानकारी दे दी जाए, तो आपको H+ के कारण कितनी आपकी नेगेटिव एल्कलिनिटी क्रिएट हो रही है, आपको वो भी चेक करनी पड़ेगी। व्हाट इज नेगेटिव एल्कलिनिटी? वो एल्कलिनिटी जो अपने आप कैंसल आउट हो जा रही है, ठीक है, या वो एल्कलिनिटी जो आपकी कुछ एल्कलिनिटी को कैंसल आउट कर देती है, उसे नेगेटिव एल्कलिनिटी बोला जा रहा है। तो व्हेन इट कम्स टू द केस हियर, यहां पर आपके पास एल्कलिनिटी फाइंड आउट करने के बोला है CaCO3 के टर्म्स में। आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या आपको यहां पर CO3 2 माइनस दे रखा है, क्या नहीं दिया है तो इसको हम निग्लेक्ट करके चलेंगे। क्या हमें HCO3 माइनस दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, उसको हम लेके चलेंगे। क्या OH माइनस और H+ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है? बिल्कुल दी है। पीएच के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है? पीएच के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पहले तो पीएच की मदद से इनका कॉन्सेंट्रेशन निकाला जाएगा, और फिर उस कॉन्सेंट्रेशन को फॉर्मूले में पुटअप करके कैलकुलेट किया जाएगा कि क्या हमारे पास एल्कलिनिटी इनकी वजह से हो रही है, तो क्या वो काउंटेबल होगी या नहीं होगी। ऑप्शन को देखकर मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पर हमारे पास चूंकि पीएच इज वेरी नियर टू द न्यूट्रल, जितने H+ आयन है उतने ही OH माइनस आयन्स भी है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है H+ और OH माइनस आयन्स में, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही होगी, नियरली अबाउट कैंसल आउट कर रही होगी। तो हमें इसको अगर नहीं भी कंसिडर करें तो भी चल जाएगा, बट आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट इट। तो जरा देखते हैं। आपके पास अगर आपको पता हो पीएच इज गिवन टू यू 7, अगर पीएच 7 है तो जो पीएच हमारे पास, अगर हम बात करें, अगर हमें पीएच 7 दे रखा है, तो अगर हमें निकालना है कि OH या H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक चीज आप लोगों ने बेसिक ये सीख भी ली होगी कि यहां पर हमारे पास जो पीएच की वैल्यू होती है वही H+ के पावर में चली जाती है। तो हमारे पास मतलब H+ की वैल्यू निकालने के लिए 10 टू द पावर में चली जाती है माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये बन जाएगा हमारे पास -7 इक्वल टू लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और ये बनेगा हमारे पास 10 टू द पावर -7 इक्वल टू, हमारे पास दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो बनेगा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहां से जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आता है वो आता है हमारे पास मोल्स पर लीटर में, तो 10 टू द पावर -7 ये आया है हमारे पास मोल्स पर लीटर में। और अगर मैं इसे निकालना चाहूं
हमारे पास mg पर लीटर की बात चल रही है, तो मुझे इसको पहले तो हमें इसको इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करने जाएंगे तो जरा देखो हमारे पास H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बनेगा हमारे इसी क्वांटिटी के अंदर, मोल्स पर लीटर में है। हमें हमारा जो कैलकुलेशन के लिए क्वांटिटी चाहिए वो mg पर लीटर में चाहिए। किस में चाहिए? mg पर लीटर में चाहिए। तो हमें क्या करने की जरूरत है, जरा ध्यान समझना। हमारे पास यहां पर हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमारे पास ग्राम्स पर मोल में या मिलीग्राम्स पर मोल्स में, और हम इसी को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं हमारे पास या फिर मोल्स पर लीटर से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस वुड कैंसल आउट और mg पर लीटर में आंसर आ जाएगा। तो mg पर मोल्स या हमारे पास ग्राम पर मोल, ये क्या होता है हमारे पास? दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज द मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे H प्लस, अगर हम H प्लस की बात करें तो हमारे पास H प्लस का अगर हम देखें हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास 1 ग्राम पर मोल। कितना बन रहा है? 1 ग्राम पर मोल बनता है हमारे पास। और अगर इसी को मिलीग्राम में करने जाएंगे तो ये बन जाएगा 1000। तो हमारे पास ये बन रहा है 10⁻⁷ हमारे पास रेफर्ड एज मोल्स पर लीटर के बराबर। तो ये से ये गया, ग्राम से मिलीग्राम में करेंगे तो बनेगा 10⁻⁴ mg पर लीटर के बराबर। अब ये क्वांटिटी आपको खुद समझ में आ रही होगी बहुत कम है, ये क्वांटिटी आपको खुद समझ में आ रही होगी बहुत कम है, लेकिन पता होना चाहिए कल को वैल्यू चेंज होकर आगे तो कैसे करना है। अगर H प्लस की कहानी ये आई है तो OH माइनस की कहानी को डायरेक्टली ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। OH POH भी क्या बनेगा? POH भी बनेगा 7 के बराबर। तो हमारे पास OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। कितना आएगा? 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। यहां डायरेक्ट लिखता हूं 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। और जो इसका हमारे पास मोलिकुलर वेट होगा वो होगा हमारे पास 17 ग्राम्स। कितना? 17 ग्राम्स पर मोल। तो मोल से मोल गया, ग्राम पर लीटर बचा, इसको भी mg पर लीटर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो बनेगा ये 17 इंटू 10⁻⁴ mg पर लीटर। और हमारे पास CO3 HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट ऑलरेडी दे रखा है। अब हमें करने की जरूरत है वो क्या? वो है कैलकुलेशन ऑफ एल्कलिनिटी या CaCO3 इक्विवेलेंट। तो अगर मेरे पास बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 122 mg पर लीटर और इसी को डिवाइड करता हूं इसी के इक्विवेलेंट वेट से, तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास बाइकार्बोनेट का बनता है HCO3 माइनस है 61 ग्राम्स, 61 ग्राम्स के बराबर हमारे पास बनेगा, 61 ग्राम्स पर लीटर के बराबर बनेगा हमारे पास जो है हमारा मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट। तो डिवाइड बाय 61 किया इंटू नहीं करते अभी, डायरेक्टली करते हैं, प्लस अगर इसको लेके चलना है तो चला जा सकता है, इसको लेके चलना तो चला जा सकता है कि OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का भी अगर एल्कलिनिटी कॉज कर रही है तो कितनी हो रही होगी? तो दिस कैन बी रेफर्ड एज, इसकी क्वांटिटी है 17 इंटू 10⁻⁴ mg पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, डिवाइडेड बाय इसी का मॉलिक्यूलर वेट तो बनता है 17, और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव एल्कलिनिटी कॉज करता है तो वो बनेगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1, उसका इक्विवेलेंट वेट 1 ही आएगा। और इनटू कर देंगे क्या हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, तो वो बन जाएगा 50 ग्राम्स पर, या हमारे पास जो है वो 50 ग्राम्स पर लीटर के बराबर। तो हमारे पास अच्छा इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो है वो हमारे लिए ग्राम्स पर मोल बनेगा। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम बात करें हमारे लिए दिस क्वांटिटी वुड कम आउट टू बी एज इक्वल टू 2, ये तो बनेगी इक्वल टू 2, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 10⁻⁴ का प्लस और 10⁻⁴ का माइनस, तो इससे ये वाली वैल्यू पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जा रही है। बच्चा 50 इंटू 2 कितना बन रहा है? 100 mg पर लीटर एज CaCO3। हमारे पास जो एल्कलिनिटी है वो कितनी है? 100 mg पर लीटर एज CaCO3। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा भी अगर उलझा के पूछता, वैल्यूज ऊपर नीचे देता, तो वी कुड हैव बीन जो है वो एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले सी आंसर सही हो जाएगा, आंसर 100 mg पर लीटर। अब पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 110 mg पर लीटर ऑफ CaCO3। तो इक्विवेलेंट किसके फॉर्म में पूछा है? कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट फॉर्म में पूछा है। तो हमसे पूछा है CaCl2 हमारे पास एज
CaCO3 इक्विवेलेंट पूछा है, कितना होगा हमारे पास, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन ऑफ 100 mg per liter ऑफ CaCO3। तो CaCl2 को CaCO3 के इक्विवेलेंट में जानना है तो पहले तो आपको CaCl2 का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय इसी का इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए ऑफ CaCl2, और फिर आप इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाकर ये CaCO3 के इक्विवेलेंट में निकल कर आएगा। तो ऐसे में हमारे पास यहां पर इफ यू टॉक अबाउट कितनी वैल्यू बन सकती है, तो CaCl2 दे रखा है 110 mg पर लीटर, ठीक है। अगर आप CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट निकालने जाओगे तो कैल्शियम के बारे में आपको पता है कि Ca2+ हमारे पास फॉर्म में टूटेगा ये, और 2Cl- के रूप में टूटेगा। इसका अगर मोलिकुलर वेट निकालने जाओगे तो वो बनेगा 40 हमारे पास, और अगर आप वैलेंसी से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगी आपके पास इक्विवेलेंट वेट, तो वो बन जाएगा हमारे पास कितना, 20 के बराबर। वहीं पर हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो 2Cl- की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, 2Cl- की। Cl- का अगर हम बात करें तो हमारे पास वेट कितना होगा, लेकिन इसको पूरा एक साथ कर लेते हैं, ये तो समझ में आएगा कि कैसे डिसोसिएट होगा। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर हम बात करते हैं CaCl2, तो ये बनेगा 40 + 35 × 2, तो ना 70 और 40 110, तो 110 हमारे पास जो है ये तो आ गया हमारा क्या, हमारा मोलिकुलर वेट आ गया, डिवाइडेड बाय इसकी 2 की वैलेंसी से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, 55 के बराबर। तो 55 हमारे पास जो है वो हमारे पास जो भी इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का होगा उसी के बराबर की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइडेड बाय 55 × 50 करेंगे, इक्विवेलेंट वेट CaCO3 कितना है, 50 के बराबर। तो हमारे पास ये कटेगा 2 टाइम्स और ये बनेगा हमारे पास 100 mg पर लीटर के बराबर। तो आंसर वुड कम आउट टू बी एज व्हाट, हमारे पास सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी, चलिए ठीक है। तो आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर। तो जब भी एसिडिटी की बात आती है तो एसिडिटी इन वाटर अगर हमारे पास बात करें तो आयनिक फॉर्म में हमारे पास H+ जो है वो एसिडिक नेचर लेकर आता है, और अगर हम बात करें गैसियस फॉर्म में तो गैसियस फॉर्म में CO2 इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास क्या बनाता है, फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा ये, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो अगर गैसियस फॉर्म, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करी गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये एक ऐसी गैस है जिसे एस्फिक्सिएंट कहा जाता है, एस्फिक्सिएंट कहा जाता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन गैस के रूप में दे रखा है या फिर नाइट्रोजन कंटेंट की बात की गई है, तो ये हमारे पास अगर हम इसे लेकर चले, नाइट्रोजन कंटेंट ही लेकर चले अगर, तो हमारे पास हम इसे कह सकते हैं नाइट्रोजन कंटेंट दिस इज नॉट गोइंग टू कॉज एसिडिटी, लेकिन हमारे पास ये रिलेट कर सकता है किससे, ऑर्गेनिक पोल्यूशन से। इट कैन रिलेट टू ऑर्गेनिक पोल्यूशन। हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में कोई इसका मतलब नहीं होता हमारे पास इनटू द वाटर, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस डज क्रिएट एसिडिटी इन वाटर बाय फॉर्मिंग द कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अगर हमारे पास आयनिक फॉर्म में पूछा तो H+ वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, वो एसिडिटी कॉज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता या एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता। अगला सवाल है हमारे पास, स्टैंडर्ड मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ सैंपल ऑफ वाटर, द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस फॉर द कंफर्म टेस्ट आर गिवन बिलो। अब ये हमारे पास जो है वो हमारा एम्पियन टेबल दे रखा है, इसमें से हमारे पास 10 ml के सैंपल साइज वाले टोटल 5 ट्यूब थे, उसमें से एक नेगेटिव आया, 4 में पॉजिटिव रिजल्ट आया। 1 ml के टोटल 5 टेस्ट ट्यूब थे, 5 ट्यूब से उसमें से 3 नेगेटिव आए, 2 पॉजिटिव आए। 0.1 ml वाले डाइल्यूशन वाले हमारे पास जो है वो टोटल 5 टेस्ट ट्यूब थे, उसमें से 4 में नेगेटिव रिजल्ट आया, 1 में पॉजिटिव रिजल्ट आया। और 0.01 ml वाले डाइल्यूशन वाले हमारे पास जो है वो टोटल 5 ट्यूब से सभी में क्या आया, नेगेटिव रिजल्ट आया। समझने वाली बात यह है कि आपके पास एमपीएन को सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ
by using the concept of Thomson's equation. Thomson's equation नहीं, थॉमस इक्वेशन. थॉमसन इक्वेशन से थॉमस इक्वेशन क्या बताती है कि अगर आपको एम्पियन की वैल्यू चाहिए, एम्पियन पर 100 ml चाहिए, तो यहां पर आपको ये पता करना होता है कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स है आपके पास, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स है आपके पास, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितना ml ऑफ नेगेटिव सैंपल है आपके पास टोटल मिलाकर, और कितना ml ऑफ आपके पास जो है टोटल सैंपल है टेस्टिंग के दौरान. ये किया आपने और इनटू 100 कर दिया, आपका आंसर हमेशा से आ जाएगा, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रहेगी. एक तो ये तरीका है. कैसे निकाल के बता रहा हूं, टोटल पॉजिटिव ट्यूब्स कितने हैं, टोटल पॉजिटिव ट्यूब्स कितने हैं, तो हमारे पास ये रहे ट्यूब्स, 4 ट्यूब 10 ml वाले, 2 ट्यूब 1 ml वाले, 1 0.1 वाला, 4 2 6 और 1 7, तो 7 ट्यूब तो हो गए पॉजिटिव ट्यूब्स, और वो 100 इंटू में, तो इसको इंटू 100 कर दिया. हमारे पास अब नीचे आता है कि हमारे पास नेगेटिव सैंपल में टोटल ml कितना है, तो ये है नेगेटिव सैंपल्स. एक नेगेटिव सैंपल है 10 ml वाला, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 10 ml. 3 सैंपल है 1 ml वाले जो नेगेटिव है, तो टोटल कितनी होगी 3. तो ऐसे करते करते लिखूंगा तो कितना बनेगा 10 ml प्लस 3 ml प्लस हमारे पास 0.1 ml, 0.4 ml, और अगला सॉरी प्लस करना है उसे, हमारे पास 10 इंटू 1, 1 इंटू 3, 4 इंटू 0.1 और 5 इंटू 0.01, तो ये बनेगा 5 इंटू 0.01 वुड कम आउट टू बी एज 0.05 ml. ये तो होगी क्वांटिटी कौन सी वाली आपके पास, जो कि नेगेटिव सैंपल्स में. और अब आपके पास जो है वो निकालना है टोटल ml ऑफ टोटल सैंपल, ml ऑफ टोटल सैंपल. तो आपके पास ml ऑफ टोटल सैंपल हमारे पास कितना है, 10-10 ml के टोटल 5 ट्यूब थे, 1-1 ml के टोटल 5 ट्यूब थे, 0.1 ml के टोटल 5 ट्यूब थे, और 0.01 ml के टोटल 5 ट्यूब थे. तो ऐसे में आपके पास ये बनेगा पहला वाला 10 इंटू 5 50, प्लस 1 इंटू 5 1 इंटू 5 5, प्लस 0.1 इंटू 5 0.5, प्लस 0.01 इंटू 5 0.05. तो अब ये टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, 700 बटे रूट ऑफ 10 और 3 13, 13.4 13.45, तो 13.45 ml इंटू 50 और 5 55, 55.5 55.55, 55.55 ml के बराबर ये क्वांटिटी आ गई. ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस वैल्यू वुड कम आउट टू बी एज, कर लेते हैं इसे कैलकुलेट, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 13.45 इंटू 55.55 747, तो ये बनेगा हमारे पास 700 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 747.14, और इसी का अगर हम कर देंगे क्या रूट, तो ये बन जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 27.33, दैट कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 26 के बराबर. ये वैल्यू आती है 26 के बराबर. तो एम्पियन पर 100 ml वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 26 के बराबर. ये तो एक तरीका है जो कि आप एम्पेरिकली सॉल्व करके निकाल सकते हो, इसमें आंसर कभी भी गलत नहीं आता, लेकिन एक लॉजिकली सच हो जाए कि हाउ टू थिंक अबाउट लॉजिकली इज, पहले तो ये देखो सिर्फ पॉजिटिव ट्यूब्स के थ्रू ही रिजल्ट निकल कर आ सकता है, नेगेटिव ट्यूब्स को नहीं जोड़ना होता है, तो नेगेटिव को सोचना भी नहीं होता है, इसे तो पहले दिमाग से हटा दो. अब ये सोचो पॉजिटिव ट्यूब में से उनको सोचा जाता है जिनमें पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, 3 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे,
तीन तीन का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तीन का कॉम्बिनेशन एक ये बनता है और एक ये बनता है, कॉन्जुगेटिव कॉम्बिनेशन। इनमें से वो वाला सैंपल डायरेक्टली हटा दो जिसमें वैल्यू एक बार भी जीरो आई है। तो अगर वो वाला सैंपल हटा ही दें हम, तो हमारे पास ये वाली सैंपल साइज पूरी तरीके से हट जाएगी और ये हट जाएगी और बचेगी कौन सी वाली, 4 to 1 वाली। अब 4 to 1 का जो कॉम्बिनेशन है यहां पे कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? हमें एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है 4 to 1 का, ना ये कॉम्बिनेशन लेना ना ये कॉम्बिनेशन लेना, ठीक है। हमारे पास ना ये कॉम्बिनेशन लेना, कॉम्बिनेशन लेना सिर्फ ये वाला। और ये वाली जो रीडिंग्स है हमारे पास, जरा देखिएगा आप, आपकी सैंपल साइज है 10, 1 और 0.1 की। एम्पियर इंडेक्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन 5 ट्यूब्स यूज्ड पर डाइल्यूशन ऑफ 10 ml, 1 ml एंड 0.1 ml। तो जैसा रिक्वायर्ड हमारे पास हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक उसी के कॉम्बिनेशन में हमें रिजल्ट ऑलरेडी हमें दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? वही का वही आंसर हो जाना चाहिए। अगर इसमें रेशियो में अंतर होता कि हमें चाहिए होता इसके लिए, दे रखा है इसके लिए, तो हम उसमें उतने ही गुना का जो है वो क्या करते, मल्टीप्लाई करते। बड़ी के लिए चाहिए होता, छोटे के लिए निकाल रहे होते तो उतना ही डिवाइड कर लेते। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डायरेक्टली 26 ml के बराबर, जो हमने यहां से भी निकाल लिया और हमारे पास हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करके भी निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस मे बी एस्टिमेटेड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कंडक्टिविटी मीटर जो होता है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पता करता है। क्या पता करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पता करता है, जो कि हमारे पास माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर ग्रुप में कैलकुलेट कर रहा होगा, और जो बताएगा हमारे पास कि कितनी क्वांटिटी, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हमारे पास क्वांटिटी में कितना है, सिर्फ क्वांटिटी बता पाएगा। पीएच मीटर के बारे में बात करेंगे तो पीएच मीटर में बता पाएगा, जिसके अंदर हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड्स लगी होती है। क्या लगी होती है? कैलोमल इलेक्ट्रोड्स लगी होती है। और ये कैलोमल इलेक्ट्रोड्स जो होती हैं, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकली सिर्फ H+ और OH- आयन को ही पता कर सकती है और कुछ भी नहीं। तो ये हमारे पास आंसर होगा नहीं। फ्लेम फोटोमीटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट, और ऐसे में हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जहां पर हम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं। हम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं, और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में हम टाइप ऑफ आयन एंड इट्स क्वांटिटी, हम ये दोनों चीजें पता कर पाते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। तो हमें अगर ये चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायन, मतलब क्वांटिटी आ गई, और हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायन मतलब टाइप ऑफ आयन की बात चल गई। ये एस्टिमेट किया जा सकता है यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो है हमारे पास क्या, हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्लियर है बात इतनी? तो दिस इज हाउ बेसिकली कैलकुलेट आपके पास हार्डनेस निकाली जा सकती है, इसकी मदद से भी। हार्डनेस के लिए और क्या तरीके हैं? तो हार्डनेस के और तरीके जो है वो आपको पता ही है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ हार्डनेस दैट यू हैव। तो अलग अलग मेथड जो हार्डनेस निकालने की है वो ईडीटीए मेथड से निकाल सकते हैं, वर्सनेट मेथड भी इसे कहते हैं, क्लार्क्स मेथड से कितने निकाल सकते हैं इसको, हेनर्स मेथड से निकाल सकते हैं इसको, कई सारे मेथड हैं। तो हमारे पास लिस्ट 1 दे रखी है अगले सवाल में, पैथोजन की बात चल रही है, उनके द्वारा होने वाली एपिडेमिक की बात चल रही है, और सिलेक्ट करना है हमें करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट 1 में हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ के बारे में दे रखा है। लिस्ट 2 में हमारे पास गैस्ट्रोएंटेरिटिस, कॉलेरा, वॉर्म्स, पोलियो की बात चल रही है। तो जरा देखते हैं पोलियो हमारे पास किसकी वजह से होता है। तो पोलियो हमारे पास होता है पोलियोमाइलिटिस की वजह से। हमारे पास ये होता है पोलियोमाइलिटिस की वजह से होता है, विच इज बेसिकली ए वायरस। तो हमारे पास पोलियो के लिए वायरस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो बी के लिए 4 तो सही हो जाएगा। अगर बी के लिए 4 सही है तो फिर ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं। हमारे पास जब हम वॉर्म्स की बात करते हैं तो वॉर्म से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसे क्या कहा जाता है? हेलमिंथ कहा जाता है। हेलमिंथ रिलेटेड है। और साथ में अगर हम बात करें तो हमें यहां पर सोचने की बात है कि जो गिनिया वॉर्म डिजीज है, जो गिनिया वॉर्म डिजीज है वो भी हमारे पास इसी से रिलेटेड है।
तो हमारे पास वॉर्म के लिए हेलमिंथ वुड कम आउट टू बी द वेरी गुड आंसर। ठीक है, तो हमारे पास डी के लिए 3 हो जाना चाहिए। डी के लिए 3 है तो यहां पर डी 3 में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत हो गया आंसर। आंसर तो ए ही आएगा। लेकिन जरा समझते हैं प्रोटोजुआ के बारे में। प्रोटोजुआ से हमारे पास गैस्ट्रोएंटेरिटिस बीमारी हो सकती है। गैस्ट्रोएंटेरिटिस हमारे पास प्रोटोजुआ से होती है, प्रोटोजुआ से भी होगी। और साथ में हमारे पास जो है वो एंटेरिक साइटोपैथिक हमारे पास जो है वो ह्यूमन ऑर्फन वाले वायरस से भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगली बात हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास अनदर वन इज बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से कॉलेरा हो रहा है। तो कॉलेरा हमारे पास जो है जो बीमारी जिसकी वजह से किसकी वजह से हो रहा है, वाइब्रियो कॉलेरिया से हो रहा है। और हमारे पास इसके अलावा बैक्टीरिया से और दो डिजीज होती है विच इज रेफर्ड एज टाइफाइड, तो टाइफाइड भी होती है। और साथ में हमारे पास पैरा टाइफाइड भी होती है। ये दोनों ही किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो ए के लिए 2 आंसर सही होना चाहिए। आंसर तो ए सही हो जाएगा, और ये हमें जो है वो इतना पता भी होना चाहिए। अगला जो है बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन का वेस्ट वाटर सैंपल में मेजर्ड है 17 mg पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द pH ऑफ द वाटर। देखो पहली बात तो ये अभी समझाया था, जो आपके पास OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो, अगर वो mg पर लीटर में हो तो उसको कभी भी pH के फॉर्मूले में नहीं रखा जा सकता। हमें ये पता होना चाहिए pH होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और POH होता है हमारे पास माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। तो जरूरी है लिखना। और हमारे पास pH प्लस POH हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू 14 के बराबर। तो ये कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी बात ये पता करते हैं कि इनमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस में होना चाहिए, मोल्स पर लीटर में होना चाहिए। आपसे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, अगर आपको यहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन mg पर लीटर ना देते हुए अगर ये दे रखा होता आपके पास डायरेक्टली मोल्स पर लीटर में, तो वही निकालने को बोला होता, या जो जैसे भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है, डायरेक्टली पुटअप नहीं कर सकते तो POH नहीं निकलेगा। POH नहीं निकलेगा तो हमारे पास pH निकाल पाएंगे, और निकालने को pH ही बोला है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें दे रखी हो, जो भी दे रखी हो mg पर लीटर में, तो 17 mg पर लीटर लिखा इसे, डिवाइडेड बाय इसी को इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर लेंगे, तो वो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास हमारा जो है वो ग्राम्स पर मोल। एक काम क्यों करें, ग्राम्स पर मोल में भी क्यों लिखें, मिलीग्राम्स पर मोल में लिख लेते हैं ना डायरेक्टली, मिलीग्राम्स पर मोल्स में। mg से mg जाएगा, हमारे पास लीटर नीचे मोल्स ऊपर, तो ये बचेगा हमारे पास 17 इंटू 10 टू द पावर 3। ये से ये जाएगा, बनेगा कितना, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आ गया 10 टू द पावर -3 हमारे पास मोल्स पर लीटर के रूप में। अगर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास मोल्स पर लीटर में 10 टू द पावर -3 है, तो इसी से लिखा जा सकता है कि POH होगा हमारे पास कितना, जो इसकी पावर होती है 10 टू द पावर माइनस में, वही POH होता है, वही POH होता है, ध्यान रखिएगा। और pH प्लस POH दोनों 14 के बराबर हैं, तो pH आ जाएगा यहां से हमारे पास 11 के बराबर। कितना आ जाएगा यहां से, 11 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, फ्लोराइड्स के बारे में जानकारी पूछी है। फ्लोराइड शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर अप टू अ वैल्यू ऑफ 1.5 mg पर लीटर। तो बात तो सही है, हमारे पास यस मैक्सिमम लिमिट है, हमारे पास इज मैक्सिमम लिमिट जो है हमारे पास वो अप टू है 1.5 mg पर लीटर। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, पहली वाली बात बिल्कुल सही लग रही है। सच अ वाटर हेल्प्स क्लीन द टीथ वेल, तो क्या इसकी वजह से दांत साफ रहेंगे हमारे पास। अगर हमारे पास इतनी मात्रा में रहा तो हमारे दांतों में कोई खराबी नहीं आएगी, प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, और हमारे पास जो है वो हमारे दांतों के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जा रहा है, A इज ट्रू बट R इज कमिंग आउट टू बी फॉल्स। क्यों फॉल्स आ जा रहा है, कारण यह है कई सारे बच्चों को नहीं पता होता, दांत साफ करने के लिए पानी में फ्लोराइड नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, दांत साफ करने के लिए नहीं चाहिए,
हमारे पास प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो सच अ वाटर हेल्प्स क्लीन द टीथ वेल। तो क्लीनिंग हमारे पास एक्सटर्नल है, हमारे पास क्लीनिंग इज एक्सटर्नल, ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन हमें जो फ्लोराइड कंटेंट है, वो फ्लोराइड कंटेंट हमारे टीथ को एक तो बनाता है स्ट्रॉन्ग, और साथ में हमारी बोन्स को बनाता है क्या, स्ट्रॉन्ग। तो ये कैसे बना रहा है, क्या बोन्स में भी जाके रगड़ खा रहा है क्या ये? नहीं, बोन्स से तो पानी से तो धो नहीं रहे बोन्स को ताकि फ्लोराइड वहां लग जाए। ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है और फिर दांतों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना। कौन सी वाली? प्रॉपर डेवलपमेंट वाली। और ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो उससे दिक्कत होना चालू हो जाती है। तो वो क्या क्या दिक्कत होती है हमारे पास? एक तो हो जाती है क्या, बोन फ्लोरोसिस, और एक हो जाती है क्या, डेंटल फ्लोरोसिस। किसकी वजह से? फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा होने की वजह से। हमारे पास इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं डेंटल कैविटीज। और डेंटल कैविटीज क्यों होती है? एक लिमिट से कम हो जाने से। तो हमारे पास आंसर तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वायरस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग सॉइल। तो हमारे पास यहां पर सोचना है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ये, हमारे पास एक जो है वो कनेक्टिंग हमारे पास जो है वो मोड बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और हमारे पास किसी एक अलग सोर्स के बीच में। तो हमारे पास वायरस जो है वो, अगली बात पूछी जा रही है, कम्स टू लाइफ आफ्टर एंटरिंग द होस्ट टिश्यू। तो कम्स टू लाइफ नहीं होता, हमारे पास ये अफेक्ट करना चालू करता है। क्या करना चालू करता है? अफेक्ट करना चालू करता है। तो कम से कम मतलब जिंदा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मरा हुआ है तो जिंदा हो जाएगा, नहीं, अफेक्ट करना चालू करता है। जिंदा पहले भी है अभी भी है, पर जब तक कि ये इंसान की बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर जाता तब तक कि हमारे पास अंदर चेंजेस करना चालू नहीं करता, तब तक कि हमारे पास ये हमें दिक्कत नहीं देता। तो वायरस कम्स टू लाइफ आफ्टर एंटरिंग द होस्ट टिश्यू थ्रू कंटेमिनेशन, बात तो ये सही है। लेकिन वायरस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सॉइल, तो यहां नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए का हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, आर का हमारे लिए ट्रू हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? चलिए ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव। अगला सवाल है, द मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी इन नेचुरल वाटर आर मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग द वाटर सैंपल विद 0.02 नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 यूजिंग। तो किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ का एसिड यूज कर लिया है ना, किसी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ का हमने एसिड यूज कर लिया एज अ टाइट्रेंट, हमने एज अ टाइट्रेंट यूज कर लिया, एज अ टाइट्रेंट यूज कर लिया। और इसको यूज करने के बाद हमारे पास अब हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो टाइट्रेशन प्रोसेस में हमारे लिए हमें इंडिकेटर की जरूरत है। अब हमारे पास एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर और फेरोइन इंडिकेटर, जो फेरोइन इंडिकेटर है हमारे पास, ये हमें यूज होता है सीओडी के टेस्ट में। किसमें यूज होता है? सीओडी के टेस्ट में। अगर हम बात करें एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर, तो ये यूज होता है हमारे पास जो है वो हार्डनेस के टेस्ट में। किसके टेस्ट में यूज होता है? हार्डनेस के टेस्ट में। टेस्ट चल रहा है एल्कलिनिटी का, जो कि 2 स्टेजेस में होता है। तो फिनोप्थलीन हमारे पास यूज होता है पहले, विच इज बेसिकली अ बेसिक इंडिकेटर, और फिर मिथाइल ऑरेंज यूज होता है जो कि हमारे पास एसिडिक रेंज रखता है। तो हमारे पास फिनोप्थलीन जो कि हमारे पास इनिशियल स्टेज में यूज होगा, फिर मिथाइल ऑरेंज पे कहानी आएगी हमारे पास। तो जो कलरलेस से अपने आप को पिंक में कन्वर्ट करता है वो फिनोप्थलीन, और जो आपके पास ऑरेंज रेड से आपको जो है वो येलो में कन्वर्ट करेगा वो मिथाइल ऑरेंज। और ये दोनों ही कहां यूज होते हैं? एल्कलिनिटी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अगले पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एम्प्लॉइज इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड एज अ टाइट्रेटिंग एजेंट। तो टाइट्रेटिंग एजेंट के रूप में हमारे पास कौन यहां पर यूज हो रहा होगा? चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारे पास क्लोराइड्स के केस में हमारे पास इथिलीन डाइमीन यूज होगा क्या? क्लोराइड्स के केस में कौन यूज होगा टाइट्रेटिंग एजेंट के रूप में? हमारे पास AgNO3, ये होगा टाइट्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन के केस में हमारे पास हमारा जो
टाइट्रेटिंग एजेंट होगा वो कौन यूज होगा हमारे पास, सोडियम थायोसल्फेट। कौन यूज होगा, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है। वहीं पर इफ यू टॉक अबाउट द हार्डनेस, तो हार्डनेस में कौन यूज होगा हमारे पास, तो दैट इज गोइंग टू बी हमारे पास EDTA, इथिलीन डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड। और रेसिडुअल क्लोरीन के केस में हमारे पास जब हम यूज करते हैं हमारा, ठीक है, स्टार्च आयोडाइड मेथड, तो वहां पर हमारे पास वहां पर भी विल बी बेसिक यूजिंग दी अनदर हमारे पास टाइट्रेशन मेथड। तो रेसिडुअल क्लोरीन तो और अलग अलग तरीकों से भी होता है, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट भी होगा, क्लोरोटेक्स टेस्ट भी होगा हमारे पास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास DPT टेस्ट भी होगा। तो रेसिडुअल क्लोरीन के लिए कई सारे टेस्ट अवेलेबल है। इनमें से पूछा है इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक किसके लिए होगा, तो वो किसके लिए होगा, हार्डनेस के लिए होगा। आगे बात करते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नॉन एंड मेजर्ड एज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कह दिया था, उसे करेक्ट कर लेना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा वो। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आर नॉट रिलेटेबल ऑन अ 1-to-1 बेसिस। पहली बात तो ये समझो कि आपके पास आपका जो डाई आयोनिक टेस्टर होता है, जो आपका डाई आयोनिक टेस्टर होगा, कि डाई आयोनिक टेस्टर आपको आयंस की वजह से करंट बताएगा, और जितना करंट ज्यादा होगा आयंस आपको उतने ज्यादा मिलेंगे, लेकिन टाइप ऑफ आयन के बारे में नहीं बताएगा, टाइप ऑफ आयन के बारे में नहीं बताएगा। सेम चीज यहां लिखी है कि 1-to-1 बेसिस पे कौन कौन सा आयन कितनी कितनी मात्रा में बता पाएगा, ये नहीं बता सकता। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। Many organic molecules and compounds dissolve in water without ionizing, घुल जाते हैं, आयोनाइज नहीं हुए, डिसॉल्व हो गए, and hence are not taken into account while measuring specific conductance। बात ये भी सही है। तो हमारे पास यहां पर ये वाली बात बिल्कुल सही है कि भाई कुछ कुछ डिसॉल्व होते तो है लेकिन आयनिक फॉर्म में नहीं आते, और वो पता भी नहीं चलेंगे, लेकिन डिसॉल्व फॉर्म में है तो हमें डिसॉल्व सॉलिड्स पता ही नहीं चल पा रहे ढंग से। तो ऐसे में हमारे पास पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो हमारे पास यहां पर जो है आर नॉट रिलेटेबल, हाँ नहीं तो पहला भी तो सही आएगा, नॉट रिलेटेबल बोला है ना, मैंने उल्टा बोल दिया कि हाँ ये तो आएगा ही आएगा, उल्टा बोल दिया मतलब कि हाँ नॉट रिलेटेबल है। तो ये वाली बात तो सही है कि हमारे पास एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नॉन एज दिस, और हमारे पास टोटल डिसॉल्व सॉलिड पता चलते तो है, आर नॉट रिलेटेबल ऑन अ 1-to-1 बेसिस, बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास जो है वो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और 1-to-1 बेसिस पता नहीं चल रहे, तो हमारे पास यहां पर जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही निकल कर आ जाएंगे। और हमारे पास ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, असर्शन इज द करेक्ट, सॉरी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए आगे बात करते हैं। द टोटल हार्डनेस वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट एनालिसिस, द टोटल हार्डनेस वैल्यू obtained from the complete analysis of a waste of a water sample was found to be 120 mg per liter। टोटल हार्डनेस पता है आपको 120 mg पर लीटर के बराबर है। If the value of carbonate hardness is 50 mg पर लीटर, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो जाएगी, तो डिफरेंस है इसका तो यार ये 70 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास ये तो आ गई हमारे पास हमारी क्या, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब ये जानना है हमें कि हमारे पास हमारी एल्कलिनिटी किसके बराबर होगी। तो एल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस में से जो मिनिमम होता है वही होता है कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर। तो एल्कलिनिटी कितनी आ जाएगी, 50। एल्कलिनिटी आ जाएगी हमारे पास 50 और नॉन कार्बोनेट आ जाएगी 70। 70 और 50 का कॉम्बिनेशन कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये सब गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है हमारे पास, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन अ वाटर सैंपल इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन विथ। तो क्लोराइड आयंस पता करना है हमें, हमारे पास यहां पर हमारे पास क्लोराइड आयंस पता करना है। अभी हमने डिस्कस किया, जरा टिक लगा के बताओ क्या आंसर आ रहा है, तो टिक लगा के बताओ क्या आंसर आ रहा है, अभी हमने डिस्कस किया है, जल्दी से।
चलिए निकल के आ गया आंसर। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आप तो सिर्फ ये बता दो कि आपके पास यहाँ पर टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर आपको पता चल गया होगा। क्लोराइड आयन है तो सिल्वर नाइट्रेट तो होगा ही होगा, सिल्वर नाइट्रेट तो होगा ही होगा, ये दोनों हो नहीं सकते। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा बात करें पोटेशियम क्रोमेट है या पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं होगा, पोटेशियम क्रोमेट होगा। एज एन इंडिकेटर कलर कहाँ से कहाँ चेंज करता है, आपको बताना है कलर कहाँ से कहाँ चेंज करता है। ये चेंज करता है व्हाइट टू रेड ब्राउन, कहाँ से कहाँ चेंज करता है, व्हाइट टू रेड ब्राउन। क्लोराइड आयन की वैल्यू 250 mg पर लीटर तक परमिसिबल है, 1000 mg पर लीटर तक मैक्सिमम परमिसिबल है। इसमें कुछ और नया नाम दिखाई दे रहा हो तो जरा देखो, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट जो है ये आपके पास टाइट्रेंट है। क्या है ये, दिस इज अ टाइट्रेंट जो कि यूज होता है किसमें, सीओडी की टेस्टिंग में, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी पढ़ा हमने सोडियम थायोसल्फेट का यूज हो रहा है हमारे पास डीओ के टेस्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन पूछा है अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट के बारे में पूछा गया है, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर्स आर जनरली नॉन अल्कलाइन। पहली बात तो ये कि नॉन अल्कलाइन क्यों, हमारे पास ऐसे कई सारे आयन्स हैं जो हमारे पानी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, Fe3+, Mg2+, Ca2+, SO4 Cl HCO3 CO3 ये कई सारे ऐसे हमारे पास जो है वो आयन्स हैं जो कि मेजरली हमारे ग्राउंड वाटर सोर्सेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्लोराइड अबाउट 0.6 mg per liter to 1.5 mg per liter in drinking water would help in गुड डेवलपमेंट ऑफ ट्रीथ। अभी डिस्कस किया हमने, डेवलपमेंट के लिए बेहतर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 1 हमारे पास होना नहीं चाहिए, तो ये दोनों गलत हो गए। 2 सही है, अब 2 गलत हो गए, 2 सही है, तो तीसरा जाहिर सी बात है गलत ही होना पड़ेगा। नेचुरल वाटर्स डू नॉट हैव डिसॉल्व्ड मिनरल मैटर इन देम। क्यों नहीं होता यार, चट्टानों से, रॉक से पार होके आ रहा है हमारे पास, रॉक्स से बहता हुआ आ रहा है, तो रॉक्स के मिनरल के पानी में आके नहीं घुलेंगे, बिल्कुल घुलेंगे। तो रॉक्स के मिनरल पानी में आके बिल्कुल घुलेंगे, तो हमारे पास क्यों नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी देयर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग रेसिडुअल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। क्या क्या बन रहा है, NH2Cl बन रहा है, NHCl2 बन रहा है, HOCl बन रहा है, OCl- बन रहा है। चलिए ठीक है, आप सिचुएशन समझना कि सीक्वेंस पूछा है फॉर्मेशन का रेसिडुअल क्लोरीन कंपाउंड का। आपने जैसे ही किसी पानी के अंदर Cl2 दिया, पानी के अंदर क्या क्या है जरा समझो। पानी के अंदर है बैक्टीरिया, पानी के अंदर है ऑर्गेनिक मैटर, पानी के अंदर है अमोनिया, ठीक है, पानी के अंदर है टर्बिडिटी, पानी के अंदर है डिसॉल्व, मिनरल। कौन कौन है, ये सब चीजें हैं। जैसे ही पानी के अंदर क्लोरीन डालोगे तो क्लोरीन के जो कंपाउंड बनना चालू होंगे, क्लोरीन पानी से रिएक्ट करे, और उसी टाइम पर आपके पास सबसे पहले क्लोरीन की रिएक्टिविटी होने के बाद आपका HOCl या OCl- जो है वो बैक्टीरिया मारने में लगे, उसके पहले डिसॉल्व मिनरल इनको लपकना चालू करते हैं। ठीक है, आपके पास अमोनिया जो है वो इनको लपकना चालू करता है और रेसिडुअल क्लोरीन बनाना चालू कर देता है, जिन्हें क्लोरामीन का फॉर्म कहा जाता है। तो क्लोरामीन के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो आपको NH3+Cl2 अगर करने जाओगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इज, आपको NHCl2 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, NHCl2 मिलेगा, और हमारे पास यहां पर NH2Cl मिलेगा, मोनोक्लोरीन मिलेगा,
विच इज एट अ पीएच ऑफ अप्रोक्सीमेटली, हमारे पास बात कर लेते हैं पीएच जब हमारे पास 7 से ऊपर जा रहा हो तब। लेकिन हमारे पास वहीं पर इससे ज्यादा बेहतर है हमारा NaCl2 प्लस Cl2 साथ रिएक्ट करके बनाता है NaHCl2। ये NaCl2 क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, NH2Cl, ये रिएक्ट करके बनाता है NaCl2 विच इज एट अ पीएच रेंज ऑफ लगभग 5.5 से 6.5 तक। तो ये बनते हैं और ये बन जाते हैं और लंबे समय तक पड़े रहने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास शुरुआती दौर में पानी के अंदर जब हमारे पास क्लोरीन जाएगा तो क्लोरीन इनको बनाने से पहले शायद इनको बना लेगा, शायद इनको बना लेगा, शायद मतलब बना ही लेगा। फिर जब इनका फॉर्मेशन पूरी तरह से हो जाता है, अब जो क्लोरीन आया है उस क्लोरीन को अब बची हुई चीजों पे काम करना है। ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कराएगा, आपके पास ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज कराने के बाद आपके पास बचेगा बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। इतना सब कुछ करते दौरान हमारे पास कुछ मात्रा के हमारे ये वाले कंपाउंड्स भी हमारे पास जो है वो कम होना चालू हो जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया मार रहा होगा, हमारे पास ये ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा होगा, तो ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी किसके पास है? जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है, हायर एबिलिटी, वो किसके पास है? तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है हमारे पास हमारे HOCl और OCl माइनस के पास। तो हमारे पास HOCl बनेगा हमारे पास और हमारा OCl माइनस बनेगा, तो पहले ये बन जाएगा और फिर हमारे पास बाद में बन जाएगा, क्योंकि pH इज ऑलरेडी नियर अबाउट टू दिस रेंज इनिशियली, और फिर धीरे धीरे चीजें हमारे पास खत्म होती चलेगी, pH विल स्टार्ट गोइंग टू राइज, तो फिर OCl माइनस बन जाएगा। तो सीक्वेंस हमारे पास यही होने वाली है, NH2Cl, NHCl2, HOCl और OCl माइनस 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में C वुड कम आउट टू बी दी करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट सीक्वेंस बनेगा रेसिडुअल क्लोरीन कंपाउंड्स का हमारे पास। अगला सवाल पूछा है हमसे, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इज मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। टाइप ऑफ वाटर सोर्स की बात चल रही है और ट्रीटमेंट टू बी गिवन की बात चल रही है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब जरा देखो, इसमें अलग अलग तरह के पानी की बात करो। ऑक्सीजन वाटर है, इसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। सरफेस वाटर है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज में जो जमीन के अंदर पानी पड़ा हुआ है वहां पर ऑक्सीजन की हमारे पास डेफिशिएंसी होती है। लेक या पॉन्ड वाटर है, यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी, ठीक है। और ट्यूबवेल वाटर है, तो यहां पर ऑक्सीजन तो हमारे पास बहुत कम होगी। ट्यूबवेल वाटर है हमारे पास, कहां से आ रहा है समझ के देखना जरा, हमारे पास ये कहां से आ रहा है? जो हमारे पास कन्फाइंड एक्वीफर है वहां से। कन्फाइंड एक्वीफर है वहां से आ रहा है। इसमें कोई गंदगी नहीं आती, ना इसमें हमारे पास कोई भी, हमारे पास फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं ना, हमारे पास यहां पर कोई डिजॉल्व मिनरल बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, दे कैन बी देयर, डिजॉल्व सॉलिड्स हो सकते हैं, मिनरल्स बहुत ज्यादा नहीं हो रहे होंगे, कोई सेडिमेंट पार्टिकल नहीं आएगा, कोई टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलेगी। मोस्टली हमारे पास हम पानी को साफ करने के लिए बैक्टीरियल ट्रीटमेंट देने के लिए हम डिसइंफेक्शन करा सकते हैं, तो ये वाली चीज इसके लिए हो गई। लेक या पॉन्ड के अंदर सबसे बड़ी बात है स्टेगनेंट वाटर। क्या है? स्टेगनेंट वाटर है। स्टेगनेंट वाटर है तो हमारे पास पानी रुका हुआ पड़ा हो सकता है और इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े पार्टिकल नहीं हो, लेकिन चांसेस हैं कि छोटे छोटे टर्बिड पार्टिकल तो काफी सारे हो। स्टेगनेंट वाटर है, साथ में इसके अंदर हमारे पास लेक के अंदर पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं से आ रहा होता है, तो पॉल्यूशन आने की वजह से यूट्रोफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? यूट्रोफिकेशन हो जाता है। तो यूट्रोफिकेशन की वजह से एल्गी जो है हमारे पास वो ग्रो करना चालू कर देती है। तो एल्गी ग्रो करना चालू कर देती है, हमारे पास जो है वो लेक और पॉन्ड में सबसे बड़ी ये दिक्कत हो जाती है। इफ यू टॉक अबाउट द सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, जहां जहां ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है वहां पर हमें कभी भी एरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितने डिसॉल्व मिनरल वगैरह होते हैं वो सब पहले ही हमारे पास जो है वो सेटल हो चुके होते हैं या फॉर्मेशन ही नहीं होता उनका, मतलब किसी भी हमारे पास रूप में वो पहले कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट बनके बैठ चुके होते हैं। इन सभी में से जो सबसे जरूरी है ट्यूबवेल वाटर, उसके लिए हमारे पास कराने की जरूरत है, दैट इज दी, हमारे पास जैसे ही बाहर लेकर आएंगे
तो जैसे बाहर लेकर आएंगे ऑक्सीजन विल गेट इनटू इट और डिसइंफेक्शन हमारे सिर्फ पानी को बचाने की कराने की जरूरत है। इफ यू टॉक अबाउट द इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, तो गैलरी से पानी आएगा तो हमें एरेशन की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन कम है। कोएगुलेशन थोड़ी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत बारीक पार्टिकल होने के चांसेस हैं। सेडिमेंटेशन उसका हो जाएगा और फिर डिसइंफेक्शन करा देंगे, हमारे पास हमारा काम चल जाएगा। तो अगर हम बात करें वाटर फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन गैलरी में 1 हो जाना चाहिए हमारा आंसर। तो बी के लिए 1 कर देते हैं, डी के लिए 2 कर देते हैं। तो बी के लिए 1 कर देते हैं, डी के लिए 2 कर देते हैं, रेस्ट ऑल ऑप्शन आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट। अब बात करते हैं हमारे पास सरफेस वाटर के लिए और साथ में हमारे लेक और पॉन्ड वाटर के लिए। तो लेक और पॉन्ड वाटर में चूंकि एल्गी की दिक्कत है, CuSO4 ट्रीटमेंट लगेगा ही लगेगा। फिर हमारे पास जो है वो कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, ये सारी चीजें हम कराते चले जाएंगे, पानी हमारा साफ हो जाएगा। सी के लिए 3 वुड बी द करेक्ट आंसर और डी के लिए सिर्फ डिसइंफेक्शन से काम हो जाएगा। ए के लिए हमारे पास नहीं, डी के लिए 2 इज करेक्ट आंसर। तो बचा है हमारे पास ए और ए के लिए क्या हो जाएगा 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। ए हमारा जो है वो सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल पूछा हमसे, टेपर्ड फ्लोकुलेशन इज मोर एफिशिएंट व्हेन कंपेयर्ड टू दी कन्वेंशनल प्रोसेस ऑफ फ्लोकुलेशन। ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब ये नहीं कि कन्वेंशनल प्रोसेस खराब है, कन्वेंशनल प्रोसेस भी सही है, कोई दिक्कत नहीं थी। टेपर्ड फ्लोकुलेशन में क्या मतलब हो रहा है कि हम हमारे फ्लोकुलेशन चैम्बर को थोड़ा सा टेपरिंग करके बनाएं। इन टेपर्ड फ्लोकुलेशन वेलोसिटी ग्रेडियंट एट इनलेट इज लेस, शुरुआत में कम, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात चल रही है, मतलब जी की बात चल रही है, वेलोसिटी की बात नहीं चल रही है, जी की बात चल रही है। ठीक है, शुरुआत में जी कम और बाद में हमारे पास जी ज्यादा। अब पहले तो ये समझो कि जो जी होता है ये हमारे पास डेंसनेस बताता है। क्या बताता है? डेंसनेस बताता है। तो अगर जी ज्यादा हुआ तो डेंस फ्लॉक बनेंगे और हमारे पास अगर जी कम हुआ तो हमारे पास लाइटर फ्लॉक बनेंगे। और टी जो होता है ये हमारे पास फ्लॉक की साइज बताता है। तो अगर हमारे पास टी कम हुआ तो स्मॉल फ्लॉक बनते हैं और अगर हमारे पास टी ज्यादा हो गया तो हमारे पास जो है वो लार्जर फ्लॉक बनते हैं। अब अगर यहां पर बात करो कि शुरुआत में वेलोसिटी मतलब टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट कम रख दिया, अगर आपने स्लो मिक्सिंग कराई तो जी की वैल्यू कम आएगी। जी ज्यादा कब आता है? जब फास्ट मिक्सिंग होती है। ठीक है, और हमारे पास जी कम कब आता है? जब स्लो मिक्सिंग होती है। और फास्ट मिक्सिंग कब कराई जाती है? हमारे पास कोएगुलेशन के दौरान। और स्लो मिक्सिंग कब कराई जाती है? फ्लोक्यूलेशन के दौरान। ठीक है, आपके पास छोटी साइज के फ्लॉक कब चाहिए होते हैं आपको? इनिशियली। क्यों? क्योंकि पूरे पानी में फैलाना है तो हमारे पास इनिशियली चाहिए होते हैं। और इनिशियली चाहिए होते हैं क्यों? टू स्प्रेड। और आपको जो है वो बड़े फ्लॉक कब चाहिए होते हैं? बाद में, सबको इकट्ठा करने के लिए, एट लास्ट, टू गैदर। तो ऐसे में हमारे पास शुरुआत में फास्ट मिक्सिंग कराई जाती है ताकि हमारे पास ज्यादा डेंस फ्लॉक बने और वो हमारे पास जो है वो पूरे पानी में फैल जाए। तो हमारे पास कोएगुलेशन के अंदर जी की वैल्यू लगभग हमारे पास 300, लगभग हमारे पास 300 सेकंड इनवर्स से भी ज्यादा चली जाती है। और जी की वैल्यू हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट तो हमारे पास लगभग हम बात करें तो जी की वैल्यू नियर अबाउट 10 से 75 सेकंड इनवर्स तक चली जाती है इन केस ऑफ दी लाइटर, या फिर जब जी कम होता है तब स्लो मिक्सिंग फ्लोकुलेशन टैंक में। जब हम टी की वैल्यू कम रखते हैं तो टी की वैल्यू कम रखते हैं कब? कोएगुलेशन के केस में। तब हमारे पास इसकी वैल्यू होती है लगभग 30 से 60 सेकंड के बराबर। और वहीं पर हम जब फ्लोकुलेशन चैम्बर में आते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू लगभग हमारे पास 10 से 30 मिनट तक चली जाती है, विच इज अ लॉन्गर पीरियड। तो क्या हमारे पास टेपर्ड फ्लोकुलेशन में वेलोसिटी ग्रेडियंट इनलेट पर कम रखेंगे और हमारे पास आउटलेट पे ज्यादा रखेंगे? ये गलत हो गया। ये सही है कि टेपरिंग करा दोगे तो वेरिएशन आ जाएगा
और वेरिएशन ऐसा लेके आना पड़ेगा कि जी की वैल्यू ज्यादा मिले पहले, फिर बाद में कम मिले। तो हमारे पास आंसर जो है वो इसका पहला सही है और आर गलत है, पहला सही है और आर गलत है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है नेम ऑफ द इम्प्योरिटी इन वाटर और उसको रिमूव करने की टेक्निक। तो रिमूव्ड बाय, फ्लोराइड कंटेंट के बारे में क्या क्या जानते हो? फ्लोराइड कंटेंट के बारे में क्विक रिवीजन कराता हूं। तो मिनिमम हमारे पास जो है वो कितना होना चाहिए, 1 mg पर लीटर। हमारे पास मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो वो है हमारे पास 1.5 mg पर लीटर। हमारे पास टाइट्रेशन से इसको पता लगाया जाता है, और टाइट्रेशन से पता लगाने पर, सॉरी, कलर मैचिंग टेक्निक से पता लगाया जाता है इसे। और कलर मैचिंग टेक्निक से पता लगाने पर हमारे पास जिरकोनियम और एल्जरीन का इस्तेमाल होता है हमारे पास क्या पता करने के लिए, फ्लोराइड कंटेंट पता करने के लिए। एक्सेस फ्लोराइड हो जाने पर कराते हैं डीफ्लोरिडेशन। क्या कराते हैं? डीफ्लोरिडेशन। और डीफ्लोरिडेशन के टाइम पे क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो आपके पास एक तो हो गया नलगोंडा टेक्निक। तो नलगोंडा टेक्निक में लाइम भी आ गया, आपके पास नलगोंडा टेक्निक में लाइम भी आ गया, प्लस एलम भी आ गया, प्लस ब्लीचिंग पाउडर भी आ गया। और एक होती है आपके पास प्रशांति टेक्निक। क्या होती है? प्रशांति टेक्निक। तो प्रशांति टेक्निक में एक्टिवेटेड एल्यूमिना का इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास फ्लोराइड के लिए 2 इज सही, मतलब ए के लिए 2 सही है और ए के लिए 2 सही है, तो ये भी गलत और ये भी गलत जा रहा है। अब बात करते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर। तो टेस्ट एंड ऑर्डर हमारे पास जो है ये एक्टिवेटेड कार्बन की वजह से निकल सकता है, और एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है हमारे पास, ये हमारा टेस्ट एंड ऑर्डर, इसके अलावा डिजोल्व मिनरल, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर, इसके अलावा डिजोल्व गैसेस, हमारे पास इन सब चीजों को, एक्स के अलावा हमारे पास एक्सेस क्लोरीन को रिमूव कर सकता है, एक्सेस फ्लोरीन को रिमूव कर सकता है, ये कई सारी चीजें रिमूव कर सकता है, ये इसकी खासियत है एक्टिवेटेड कार्बन की। तो सी का आंसर क्या होना चाहिए? 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो सी के लिए 1 सही होना चाहिए। अब सी के लिए 1 सही होना चाहिए, तो ये भी है, ये भी है, अब ये गलत हो जाएगा। तो सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी आंसर सही हो जाएगा। मैंगनीज जो है वो हमारे पास हमारे मैंगनीज जियोलाइट से निकाली जा सकती है, जहां पर मैंगनीज को वहां पर एब्जॉर्ब करा लिया जाएगा। क्या करा लिया जाएगा? मैंगनीज हमारे पास जियोलाइट के ऊपर एब्जॉर्ब करा लिया जाएगा, एब्जॉर्ब्ड ऑनटू द सरफेस। तो सारा मैंगनीज निकल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, अ रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर वाटर सप्लाई टू अ टाउन, इट्स वाटर इज वेरी टर्बिड एंड पोल्यूटेड। ठीक है, वेरी टर्बिड एंड पोल्यूटेड, वाटर इज वेरी टर्बिड एंड पोल्यूटेड। ठीक है, हमारे पास कौन सा वाटर है? फ्लोइंग वाटर है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स फॉर ट्रीटिंग द रिवर वाटर वुड बी, क्या होगा? तो देखो, पहली बात तो ये समझो कि आपके पास तरीके क्या क्या होते हैं। एक होता है स्क्रीनिंग। रिवर वाटर है, स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि फ्लोटिंग इंप्योरिटीज हमेशा आती है। इसके बाद बात करते हैं एरेशन की। तो एरेशन तब देने जरूरत पड़ती है जब हमारे पास डिजोल्व गैसेस हो, या हमारे पास डिजोल्व मिनरल्स हो, या हमारे पास ऐसा पानी जिसको हमने कभी भी एक्सपोजर नहीं दिया हो हमारे एटमॉस्फेयर का, तो एरेशन होता है। फिर जरूरत पड़ती है हमारे पास सेडिमेंटेशन, जिसे कहा जाता है प्री सेडिमेंटेशन। प्री सेडिमेंटेशन, तो प्री सेडिमेंटेशन तब जरूरत पड़ती है जब हमारे पास बड़ी साइज के सेडिमेंट पार्टिकल पानी में हो। तो अगर कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो नहीं होंगे, हमारे पास तालाब से पानी निकाल रहे हैं तो रुका हुआ पानी है तो नीचे बैठ चुके होंगे, तो उसमें नहीं होंगे। बहती हुई नदी के अंदर हमारे पास बड़े बड़े पार्टिकल भी टर्बुलेंस के कारण नीचे नहीं बैठ पाते, वो भी हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में आ जाएंगे, तो उनको निकालना जरूरी है। तो जरूरी है, तो आप जरा ये देखो, प्री सेडिमेंटेशन अगर नहीं लिखा है, यहां नहीं लिखा है प्री सेडिमेंटेशन, तो ये नहीं होगा। यहां नहीं लिखा है प्री सेडिमेंटेशन, तो ये नहीं होगा। यहां नहीं लिखा प्री सेडिमेंटेशन, तो ये नहीं होगा। प्री सेडिमेंटेशन कराने के बाद एक बार बड़े पार्टिकल निकल गए, फिर जरूरत है कोएगुलेशन प्लस फ्लोकुलेशन की। तो कोएगुलेशन प्लस फ्लोकुलेशन हमारे पास जो है कराने के बाद हमें फिर कराने की जरूरत पड़ती है क्या? सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन कराया जाएगा। सेडिमेंटेशन कराने के बाद हमें जरूरत पड़ती है क्या? अब फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन कराना पड़ता है अगर और भी बारीक इंप्योरिटी रह जाती है तो, लेकिन फिल्ट्रेशन कराने से पहले हमें जरूरत पड़ती है कि इसकी रिकार्बोनेशन की। इसकी जरूरत पड़ती है रिकार्बोनेशन की, ताकि जो पहले से हमारे पास
C प्लस एफ के टाइम पे, कोएगुलेशन प्लस फ्लोकुलेशन के टाइम पे हमने जो यहाँ पर लाइम ऐड किया था, हमने यहाँ पर सोडा ऐड किया था, हमने यहाँ पर एलम ऐड किया होगा, हमने यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया होगा हमने यहाँ पर। तो लाइम सोडा प्रोसेस से बनने वाला जो हमारे पास प्रेसिपिटेट जो आगे आगे बन सकता है वो फिल्ट्रेशन यूनिट को चोक ना कर दे, इसलिए रिकार्बोनेशन भी यही कराया जाता है। तो लाइम का काम यहाँ भी हो जाता है हमारे पास, लाइम सोडा काम यहाँ भी हो जाएगा, एलम का काम यहाँ भी हो जाएगा जो कि हमारे पास कोएगुलेशन में हेल्प कर देगा, और हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो है वो अगर पहले से कोई ज्यादा बैक्टीरिया हो तो उनको मार देगा। इसके अलावा हमारे पास यहीं पर डाल दिया जाता है एक्टिवेटेड कार्बन, ताकि जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस करी इंप्योरिटी वो सारी कहीं हद तक यहां भी रिमूव हो जाती है। फिल्ट्रेशन के बाद हमें जरूरत पड़ती है किसकी, डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन के टाइम पे हम इसे क्या कहते हैं, पोस्ट क्लोरिनेशन, वी कॉल इट एज पोस्ट क्लोरिनेशन, इसी को पोस्ट क्लोरिनेशन भी कहा जाता है। तो हमारे पास प्री सेडिमेंटेशन कराना, फिर प्री क्लोरिनेशन कराना, ये करा दिया हमने प्री क्लोरिनेशन ब्लीचिंग पाउडर डाल के, फिर कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन करा दिया, फिर फिल्ट्रेशन करा दिया, और फिर पोस्ट क्लोरिनेशन करा दिया। ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। हमें इन्हीं सब चीजों की बात ध्यान रखनी होती है ताकि हमारे पास हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस सही मैनर में हुआ हो। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा, प्रैक्टिस भी हो रही होगी, आप खुद अपना रिवीजन कर भी रहे होंगे, और अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो इसी कोर्स में यू हैव बीन गिवन द एक्सेस टू दी क्विक रिवीजन कोर्सेज, उन्हीं से अपना रिवीजन जो है वो बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर लें, और ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चले जाइए। एसएससी हमसे ज्यादा दूर नहीं होगा अगर हमने सही तरीके से सब कुछ चीजें करते चले गए तो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।